गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेन शिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। आज हम 12th क्लास के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। ओके, क्या नाम है? अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। तो ये अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। अब इसको हम बड़े रूप में पढ़ रहे हैं, तो आप देखिएगा कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, वो देखिएगा। तो जब हम ताप में वृद्धि करते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के में, तो ताप में वृद्धि करने पर क्या होता है? ताप में वृद्धि करने पर क्रिया कारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ताप में वृद्धि करेंगे तो क्रिया कारक अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है उसमें वृद्धि होगी, और क्रिया कारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो इन क्रिया कारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या में भी वृद्धि होगी। टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या जितनी अधिक बढ़ेगी, अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो क्रिया कारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके मध्य टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। कोई कन्फ्यूजन? अब यहाँ पे अपन कहते हैं, सेकेंड पॉइंट में कहते हैं कि सामान्यतः जब किसी अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाती है। क्या बोला मैंने? जब किसी अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की जाती है, तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना या 3 गुना हो जाता है। सामान्यतः वो 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना। मतलब जैसे ही अभिक्रिया का वेग है, ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो मैं यहाँ पर T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड ले लूँ ताप, तो यहाँ पर जो वेग होगा वो 2R हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने एक शब्द पढ़ा था, ताप गुणांक। क्या पढ़ा था? ताप गुणांक। ताप गुणांक क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक और T डिग्री सेंटीग्रेड पर वेग नियतांक का जो अनुपात आएगा, KT + 10 बट्टे KT, ये अनुपात कहलाता है ताप गुणांक। और इसका मान कितना होता है? 2 या 3 होता है। सामान्यतः 2 के बराबर होता है। तो ताप गुणांक की परिभाषा क्या है? ताप गुणांक की परिभाषा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया के वेग नियतांक और T डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया के वेग नियतांक का जो अनुपात होता है, उसे ही हम ताप गुणांक कहते हैं, और इसका मान 2 या 3 गुना होता है। कितना गुना होता है भाई? 2 या 3 गुना होता है। अब इसे समझाने के लिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने एक वक्र दिया, जिसे हम कहते हैं मैक्सवेल और बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण वक्र। क्या कहते हैं? मैक्सवेल व बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण वक्र। ओके, तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमान का ऊर्जा वितरण वक्र की अपन बात करें, क्या वक्र है वो देखिएगा, कैसे आता है वो देखिएगा। तो मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने सक्रियन अणुओं के अंश, जिसे हम कहते हैं Ne/NT, ये है सक्रिय अणुओं का अंश। मतलब Ne मतलब क्या है? सक्रियन ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जाओं वाले अणुओं का अंश की संख्या, और NT क्या है? कुल अणुओं की संख्या। व ताप व गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचा। किसके मध्य ग्राफ खींचा? गतिज ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचा। तो जो ग्राफ प्राप्त होता है, जो वक्र प्राप्त होता है, उसे कहते हैं ऊर्जा वितरण वक्र। क्या कहते हैं उसे? ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये वक्र कैसा आता है। आपने यहाँ पर ले लिया Ne/NT, और यहाँ पे ले लिया आपने गतिज ऊर्जा। क्या ले लिया आपने? गतिज ऊर्जा। तो ये कैसा आएगा? ये वक्र जो है वो ऐसा आएगा।
ये ऐसा आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम मान लें कि ये दहली ऊर्जा है, ई क्या है आपकी? दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा का मतलब जानते हैं, इससे कम ऊर्जा वाले अणु क्रिया नहीं करेंगे, इससे इसके बराबर ऊर्जा या इससे ज़्यादा वाले क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे। तो उत्पाद में केवल कितने परिवर्तित होंगे? इतने सारे। तो अब आप देखो भीड़ कितनी सारी है, इतनी सारी, लेकिन क्रिया कितनों से न करी? इतने से न। तो मैंने आपको कहा ना, अभिक्रिया के लिए दौड़ते तो बहुत सारे हैं, चलते बहुत सारे हैं, लेकिन लास्ट तक जब तक वो रिएक्शन पूरी होती है तब तक बहुत थोड़े ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि दहली ऊर्जा सबके पास नहीं होती, कुछ के पास ही होती है। क्लियर? तो ये है दहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश। क्लियर? T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो ये क्या है? T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया करने वाले अणुओं का अंश। ओके? अब यहाँ पे क्या है, ये सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है, तो यहाँ पर आप देखो इस बिंदु पर Ne/Nt का मान सर्वाधिक होगा। मतलब ये जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम अणुओं की गतिज ऊर्जा है, और अधिकतम अणुओं की गतिज ऊर्जा मतलब अधिकांश से अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं उसे? अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। कितने पर? T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। क्लियर? ये था ऊर्जा वितरण वक्र, मतलब अधिकांश से अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर? अब आप देखिएगा, हम क्या करते हैं, ताप में वृद्धि कर रहे हैं, और ताप में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये ग्राफ क्या होगा? आगे की ओर विस्थापित होगा, मतलब दाहिने हाथ की ओर विस्थापित होगा। क्यों? क्योंकि ताप में वृद्धि करने पर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, तो अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो ये ग्राफ जो है वो आगे की ओर विस्थापित होगा, ऐसे। क्लियर? ये ग्राफ आगे की ओर विस्थापित हो गया ऐसे। क्लियर? और जब ये ग्राफ आगे की ओर विस्थापित हो गया तो यहाँ पर ये जो दहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं का अंश था वो कितना हो गया? लगभग दुगना हो गया। कब? 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर। तो यहाँ ये क्या है? ये कहलाएगा T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अति संभाव्य गतिज ऊर्जा। क्लियर? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हैं तो ये ग्राफ दाहिनी ओर बढ़ता है, लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल कभी भी चेंज नहीं होता, वो समान रहता है, क्योंकि कुल प्रायिकता 1 होती है। कितनी होती है कुल प्रायिकता? 1 होती है। तो यहाँ पर देखो, जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की तो ये दहली ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा प्राप्त करने वाले अणुओं की संख्या या अणुओं का जो अंश था, वो अंश का क्षेत्रफल जो है वो पहले से दुगना हो गया, और जब क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या पहले से दुगनी हो गई तो अभिक्रिया का वेग भी कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा। तो क्या सिद्ध हो गया? सिद्ध हुआ कि जब अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। तो ये क्या है आपका? ये है T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया करने वाले अणुओं का अंश। अणुओं का अंश। क्लियर? तो अब ये तो सिद्ध हो गया कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया का वेग सामान्य ताप की तुलना में कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है भाई? 2 गुना। क्लियर? चलिए, अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को समझाने के लिए हम यूज करते हैं आर्हीनियस समीकरण का, जो क्या आती है? K = A × e⁻ क्लियर? जहाँ K आपका वेग नियतांक है, A बोल्ट्जमान नियतांक या मेडुलैंग स्थिरांक या पूर्व चरघातांक की गुणांक है, और EA जो है वो आपकी सक्रियण ऊर्जा है। क्या है ये?
सक्रियण ऊर्जा है, आर जो है आपका गैस स्थिरांक है, क्या है यार, गैस स्थिरांक है, और टी जो है आपका वो परम ताप है। परम ताप का मतलब केल्विन ताप। क्या है टी? परम ताप है, जिसे हम कहते हैं केल्विन ताप। क्लियर? तो ये है आर्रहीनियस समीकरण। अब हम यहाँ पे बात करें तो देखो, ए का मान ताप पर निर्भर नहीं करता, सक्रिय ऊर्जा का मान ताप पर निर्भर नहीं करता, और गैस नियतांक का मान ताप पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये तीनों ताप से स्वतंत्र रहते हैं। तो ताप का प्रभाव केवल किस पर पड़ेगा? वेग नियतांक पर पड़ेगा। वो देखिए कैसे पड़ेगा। क्लियर? अभी डेरिवेशन करें अपन यहाँ पर, कैसे पड़ेगा वो देखिएगा। क्लियर है आपके? तो आपने यहाँ पे कहा कि सर इसका लॉग ले लें, समीकरण 1 का लॉग लेने पर, और लॉग लेंगे तो ये क्या बनेगा? ln k बराबर ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, क्योंकि e की पावर का लॉग लेते तो e की पावर हट जाती है। ये समीकरण आ गया 2। ln का मतलब होता है लॉग बेस e। क्या होता है ln बराबर, जो अपन ने लिखा है वो लॉग बेस e को ln लिखते हैं अपन। क्लियर? अपन अब यहाँ पे बात करें कि T1 ताप पर, T1 ताप पर क्या होगा? तो ये होगा ln K1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ln, ये तो a ही रहेगा, माइनस E का E ही रहेगा, R का R ही रहेगा, और यहाँ T1 हो जाएगा। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 3। ऐसे यदि हमसे कोई बात करे T2 ताप पर, दिख रहा है नीचे, अपन यहाँ बात करें T2 ताप पर, तो T2 ताप पर क्या आएगा? ln K2 बराबर ln A माइनस EA अपॉन R T2, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 में से 3 को घटा दो। किसको घटा दो? समीकरण 4 में से 3 को घटा दो। तो समीकरण 4 में से हम 3 को घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आप, समीकरण 4 माइनस 3 करने पर, जब 4 में से 3 घटाएंगे तो 4 देखो आपके क्या है? ln K2 माइनस ln K1 बराबर, समीकरण 4 में क्या है? ln A माइनस EA अपॉन RT2 माइनस 3 में क्या आएगा? ln A माइनस माइनस प्लस EA अपॉन RT2। ये दिख रहा है? EA अपॉन RT2। कोई दिक्कत? तो देखिएगा यहाँ पर ln A से ln A काट दीजिए आप। क्लियर? और ln A से ln A काटेंगे तो यहाँ K2 माइनस K1 है, तो यहाँ पे log A माइनस B बराबर हो गया log A बट्टे B। क्लियर? और यहाँ पर EA अपॉन R कॉमन ले लो, तो देखो ये प्लस में था, ये तो T1 है, सॉरी, तो प्लस में था, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन T1, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन T2। यहाँ से T1 T2 कॉमन ले लो। कॉमन ले लेंगे तो ln K2 बट्टे K1 बराबर आएगा EA अपॉन R इंटू, यहाँ T1 इंटू T2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बनेगा T2 माइनस T1। क्लियर? और T2 माइनस T1 बनेगा, तो ये आ गया ताप का प्रभाव। अब इस लॉग बेस E को लॉग बेस 10 में बदल दो। 10 में बदल देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log K2 माइनस अपॉन K1। जब लॉग बेस E को 10 में बदलते हैं तो 2.303 से गुना करते हैं, उस 2.303 को मैं नीचे ले जा रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ क्या बन जाएगा? EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। क्लियर? ये जो समीकरण 5 है, ये बताती है अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को। कोई दिक्कत है क्या? तो इसे कहते हैं अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव। कोई दिक्कत है बेटाओ? ये आपका चैप्टर खत्म हुआ रासायनिक बल गति की। ठीक है? अब बेटाओ आप इसकी सीट को सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। सीट के साथ साथ आपको राजस्थान बोर्ड की बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करने, NCERT के तो क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए और आपको उनके वीडियो बनाने के भी भेज दिए। अब आप चाहेंगे तो सीटों के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन लाइव क्लास रख लेते हैं, या फिर जो मैंने वीडियो बीच में बना के भेजे थे पेपर पे,
वो वीडियो बना के आपको भेज देते हैं, ये आप मुझे बता दीजिएगा। क्लियर? अब बेटा देखिए, हमें पढ़ाते हुए आपको अप्रैल से पढ़ा रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हो गए। हमने अब तक आपसे पैसा नहीं मांगा, लेकिन अब आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी अनुरोध है मेरा हाथ जोड़ के कि आप अब मिनिमम अपनी रजिस्ट्रेशन शुल्क 3000 रुपये जमा कराएं, ताकि हम आपको क्लास से आगे सुचारू कर पाएंगे। क्योंकि बेटा देखो, जो भी टीचर्स आपके वीडियो बना रहे हैं उनका भी घर है, उनका भी परिवार है, और हमें भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है। और जब आप सोचिए, पिछले 5 महीने से 1 भी रुपया नहीं आया, तो कब तक इस गाड़ी को खींचेंगे? क्लियर? तो आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप 3100 रुपये या 3000 रुपये ऑनलाइन या ऑफलाइन एकेडमी आकर जमा कराएं, ताकि हम आपके ऑनलाइन क्लासेस को सुचारू ढंग से चला सकें और उसमें कोई विघ्न नहीं आए। ठीक है, थैंक यू। आप घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, लेकिन जो मैंने बात कही उसको ध्यान में रखिएगा। बेटा आपको 3000 रुपये जमा कराने रजिस्ट्रेशन शुल्क के, ये शुल्क आपकी फीस में से काट लिया जाएगा, ये अतिरिक्त नहीं है। आप सोचे एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा शुल्क नहीं है ये शुल्क जो आप देंगे, इस शुल्क को हम आपकी फीस में से, जो भी फीस आपकी होगी उसमें से काट देंगे जब आप हमें फीस जमा कराएंगे। क्लियर? चलो, थैंक यू।